नमस्कार। ये जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं ये एक क्विक गाइडेंस का सेशन मैंने कंडक्ट किया था कुछ समय पहले। तो उसका एक पार्ट जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जो पार्ट है ये बहुत ही क्विकली और बहुत ही मतलब एक तरीके से सुपर फास्ट स्पीड से के साथ डील है जो हुआ। और इसका मेन ऑब्जेक्ट इतना सा है कि हम क्या कर सकें, जो पेपर पैटर्न है उसका एक एनालिसिस है जो कर सके यूनिट वाइज, राइट। जो यूजीसी नेट आपको मेरे बैकग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहा है 30 डेज का जो आपके सामने क्रैश कोर्स है जो होगा, तो वहाँ पर मेरी फैकल्टी जो है वो क्या करने वाली है, आपको पर यूनिट 4 to 8 आवर्स का स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करेगी। 30 डेज का सेगमेंट रहेगा, डेली 4 आवर्स की क्लासेस इसके अंदर रहने वाली है। और साथ ही साथ इसके अंदर 2 मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है जबकि होंगे। और साथ ही में आपको मैं एक स्टडी मटेरियल, एक बुकलेट भी है जो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके अंदर पुराने 10 नेट एग्जाम का एनालिसिस होगा, उसके साथ उसके आंसर भी होंगे, प्लस कुछ सब्जेक्टिव पेपर के उसमें नोट्स भी होंगे, और साथ ही साथ में कुछ मॉक टेस्ट आपको वहाँ भी दे रखे हैं। ये मॉक टेस्ट जो हैं वो आपके अलग हैं और जो लिंकिंग ऐप में कंडक्ट किए जाएंगे वो अलग हैं। 18 मई से लेकर आपके 18 जून तक ये 1 मंथ का जो सेगमेंट चलेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इस क्लास को तो एंजॉय कीजिए कीजिए। साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इन क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, देन मोस्ट वेलकम। ये रहा आपका यहाँ पे आपकी नंबर आपको दे रखा है 899 पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। 2 महीने का वैलिडिटी इसके अंदर, और आप चाहें तो टीम से बात कर सकते हैं 9887746465। ऑल द बेस्ट। तो नेट एग्जामिनेशन जो है वो सिर के ऊपर आपके तांडव करने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। और अब हमारे सामने जो है वो ये है कि इस लास्ट दिनों में किन किन चीजों पर फोकस है जो किया जाए। एक स्ट्रेटजी, अगर आपने पुराने वाले दोनों लेक्चर्स देख रखे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कहीं न कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फिल्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। यानी कि आपके पेपर सेकंड के अंदर टोटल 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट में से हमें हमारे फेवरेट यानी कि हमारे कंफर्ट जोन वाले 7 यूनिट को पहले चूज है जो करना है। ठीक है, मैं उम्मीद कर लूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हाँ जी, सो यहां पर ये है आपका एक एनालिसिस। पिछले 3 एग्जाम इनऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू यू? वेट अ मिनट, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? से यस, एम आई ऑडिबल टू यू? देवी और सज्जनों, भावी प्रोफेसर साहब और साहिबाएं, यस, ओके, थैंक यू सो मच सिका जी फॉर कंफर्मेशन। अब देखो अब आज मैं आपके बीच में जो इसके इंटरनल टॉपिक्स हैं, देखो एक तो क्या होता है कि हम यूनिट को फिल्टर करें कि आउट ऑफ 10 हमें कौन कौन से यूनिट पे क्या करना है, फोकस है जो करना है। सेकंड सेगमेंट हमारा ये होता है कि उस यूनिट के अंदर भी किन किन टॉपिक्स पे दिमाग लगाना है, किन पे नहीं लगाना है। ठीक, अभी तो देखो ये सिर्फ आपके लास्ट 3 अटेम्प्ट का एक एनालिसिस है। प्रोबेबली आज इवनिंग तक जो है, शाम तक आपके बीच में लास्ट जो भी 3-4 सालों के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुए हैं नेट एग्जाम को लेकर, उसका एनालिसिस मैं आपके सामने जरूर रख लूंगा। तो अब जरा इसको देखो, सपोज करो कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले हम यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यूनिट सेकंड के बारे में क्या करने वाले, बातचीत है जो करने वाले हैं। यूनिट सेकंड एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, खुद को कंफर्ट जोन लाके नंबर गेन कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे, ये जो आपका पहला पार्ट है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया। लगभग आप मान के चलें कि 6 to 7 मार्क्स का जो कवरेज है, मिनिमम 6 to 7 मार्क्स का जो कवरेज है, ये टॉपिक करता ही करता है। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आपका प्रीएम्बल हो गया, सिटीजनशिप आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो सिटीजनशिप को आप छोड़ दीजिए, बाकी आपके आर्टिकल नंबर एक एंगल से देखा जाए, सिटीजनशिप छोड़ दो और शुरुआत में जो स्टेट वाला प्रोविजन है वो छोड़ दीजिए। तो स्टेट का जो सेगमेंट है उसको छोड़ दिया जाए और सिटीजनशिप वाला सेगमेंट छोड़ दिया जाए। तो बाकी की जो चीजें हैं आपके सामने, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो कहीं कहीं जो है आपके लिए क्या होता है, यूजफुल है, जो होते ही होता है, राइट। तो अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें इस बात को ध्यान रखना है क्या, कि जहां पे वेटेज है ज्यादा वहां पे ध्यान दो ज्यादा, सीधी सी गणित है। ठीक, अब जैसे उदाहरण के लिए आप देखो कि यूनियन की जो आपकी ये स्टेट एग्जीक्यूटिव वगैरह है ना, अब ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है। अगर आप यूनियन के एग्जीक्यूटिव को पढ़ोगे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन सवाल कितना बन रहा है, सवाल इसमें से बन रहा है 1 या 2, और कई बार तो वो भी नहीं बनता। तो जहां पे हमें ज्यादा दिमाग लगाना है वहां पे ज्यादा फोकस करो। जैसे कहीं की अगर आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर,
यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट, तो उसके रिगार्डिंग जो है नहीं करते भी 2 सवाल जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो, वहां से कनेक्ट है जो कर सकते हो। तो ये वेटेज जो है वो देने का मेन मकसद आपके लिए यही है कि कहीं न कहीं जो है आप उन चीजों को पहले फोकस कर लो जो आपके लिए, यानी कि इस यूनिट सेकंड के अंदर भी इस टॉपिक को हो गया, या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो नेचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस वगैरह हो गया, तो ये हमारे लिए क्या करता है, बहुत ही मायने, जैसे नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत हो गया। तो ये कहीं ऐसे टॉपिक है जहां से पॉइंट बनता ही बनता है। जुडिशरी का सेगमेंट है जो हो गया। अब ये टॉपिक है ना टेम्परेरी, अब आप देखो इसका सिर्फ एक सवाल आ रखा है तो इसको इग्नोर करो। संविधान का पार्ट नंबर 21 जो है, यू मे इग्नोर इट। क्यों इग्नोर करोगे इसको? क्योंकि कहीं न कहीं जो है इसका वेटेज आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ खास है नहीं। तो ये पीडीएफ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इसमें आप अपने स्तर पे देख सकें कि कौन सा टॉपिक जो है कितना वेटेज है जो रख रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि कहीं न कहीं जो है ना हमारे पास में कुछ चीजें ऐसी होती है जो या तो कंटेंट अवेलेबल होता है या नहीं होता है। तो आप जब क्या करो, जब इसके पेपर को सॉल्व कर रहे हो, इनफैक्ट मैं आज शाम को आपके 10 मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस जो है, या तो आज शाम तक या कल सुबह 12 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा। यानी कि आप यूजीसी नेट के 10 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है जो कर पाएंगे, ऐसी मैंने प्लानिंग जो है बैकएंड के अंदर करवाई है। और कहां पर अवेलेबल होगा, ये लिंकिंग ऐप पर होगा। तो आप उस मॉक टेस्ट को भी अपनी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, उसका मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा है, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उन मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड करना, ताकि उससे क्या हो सके, जो सवाल यहाँ पे गड़बड़ होगा वो एग्जाम के अंदर सही हो जाएगा। सीधा सा गणित तो यही होता है। अच्छा, मान लो जिस सवाल को लेकर आपको कंफ्यूजन होगा उसको भी आप क्या कर पाएंगे, डीरेजो कर पाएंगे। तो ये पेपर में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ये सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं कि इस वे के अंदर कहीं न कहीं जो है आपका, अब जैसे देखो टॉर्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। तो टॉर्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? अब जैसे देखो ना, तो यहां पर आपके सामने लगभग लगभग इधर से लेकर ये पूरा का पूरा सेगमेंट किसका है, टॉर्ट का है। ये कंप्लीट सेगमेंट आपके बीच में क्या आ रहा है, टॉर्ट का आ रहा है। और टॉर्ट से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, ऑन एन एवरेज टॉर्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं 3-4, 3-4 सवाल टॉर्ट से हैं जो बन रहे हैं। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा कानून पढ़ रहे हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कितना बन रहा है, एक सवाल बन रहा है। यहां पर सिमिलरली मोटर व्हीकल एक्ट आप कंप्लीटली पढ़ रहे हो तो एक सवाल या 2 सवाल बन रहा है। कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हो तो एक बार 2 सवाल बना था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टॉर्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉर्ट का लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो कहीं न कहीं एक तरीके से आपके लिए क्या होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो होगा। समझ गए? तो ये एनालिसिस, अच्छा ये तो देखो ये 3 एग्जाम का है। जब आपके पास लगभग लगभग प्रीवियस 10 एग्जाम का एनालिसिस आ जाएगा तो आपका माइंड और कहेगा कि हाँ भाई वहां तो फिर हमें थोड़ा सा और अच्छे से चीजों को देखना ही देखना है। देखो मॉक कभी भी जो है ना सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है। मॉक का मतलब ही यही है कि एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड सवाल आपके सामने रखना, ठीक है? तो वो आपके बिल्कुल एकदम रियल टाइम के एंगल से है जो होगा। तो वो सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए है कि बढ़िया से अटेंड करो, देखो हो जाए तो अच्छी बात है। कौन से मॉक टेस्ट अगर अटेंड करोगे तो कुछ गड़बड़ी आपके सामने आ जाएगी। अब देखो, तो हमें यूनिट 5 में से पहले किसको कवर करना चाहिए, पहले लॉ ऑफ टॉर्ट को कवर करना चाहिए। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना, मैं बता रहा हूं कोई डिफिकल्ट वाला मामला नहीं है, इजी गोइंग सेगमेंट है। उस इजी गोइंग सेगमेंट के अंदर आप थोड़ा सा चीजों को अच्छे से नजर देख लोगे ना कि भाई क्या क्या होता है, टॉर्ट फ्रीजर क्या होता है, यानी कि यहाँ पे विकेरियस लायबिलिटी के सिद्धांत क्या होता है, कंपेंसेशन के क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या डिफेंसेस इस्तेमाल की जा सकती है, टॉर्ट और टॉर्ट्स में क्या अंतर होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सामान्य चीजें देखने के बाद में कहीं कहीं जो है ना आपके लिए वो चीज थोड़ा क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल है जो हो जाएगा। तो देखना है, और एक 10 पेपर का एनालिसिस आ जाएगा तो और भी हमको ज्यादा बेनिफिट वहां पे देखने को मिल सकता है। अब जैसे ये कॉमर्शियल आपके सामने, अब यहां से यहां तक कॉन्ट्रैक्ट है, इधर से लेकर प्रोबेबली ये कॉन्ट्रैक्ट आ रखा है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये एक लेंथी कानून है। सवाल कितना आ रहा है, सपोज करो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको स्किप करने का दिमाग लगाना पड़ेगा। सिमिलरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये ठीक है कि भाई कम से कम 2 सवाल आ रहे हैं। और एनआई एक्ट में थोड़ा, एनआई एक्ट क्या है कि हमारे लिए जुडिशियल वगैरह के अंदर कुछ पड़ा हुआ चीज है। यानी कि अगर आपने कहीं कहीं जो है क्या कर रखा है, इस चीज को ऑब्जर्व कर रखा है, चाहे तो एनआई एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्व कर रखा हो, चाहे एलएलबी में पढ़ रखा हो, चाहे जुडिशरी के अंदर पढ़ रखा हो, तो जो चीज पड़ी हुई है वो हमेशा हमारे लिए कंफर्टेबल होती है। मैंने आपको पता है पहले दिन की क्लास में क्या कहा था कि अगर आपके पास आपके एलएलबी का कोई भी कंटेंट है, कोई भी मटेरियल है जो आपने पढ़ रखा है, और वो अगर आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में आता है, तो उस कंटेंट मटेरियल को एक बार रिकॉल कर लो, चाहे वो आपके 1 वीक सीरीज ही क्यों ना हो, क्योंकि जो हमने पढ़ रखा है ना उसको हम फटाफट रिकॉल कर पाते हैं।
ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। नाउ सी तो यहां पर आपके सामने फिर फैमिली लॉ का सेगमेंट भी आया। अब देखो फैमिली लॉ में कई सारे कानून है, तो उन सब कानून के अंदर आप मोटा मोटी देखो मैरिज लॉ के बारे में ज्यादा आ रखा है, और मैरिज लॉ के अंदर भी जो डाइवोर्स वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा पूछा गया। ये देखिए डाइवोर्स वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या रखा है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। उसके अलावा यहाँ पर भी आपके सामने क्या रखा है, मैट्रिमोनियल रेमेडी, डाइवोर्स एंड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स वगैरह सो एंड सो। तो ये पॉइंट जो है ना डाइवोर्स से रिलेटेड हमें मैरिटल लॉ को अच्छे से कवर है जो करना ही करना है। और दूसरा है सक्सेशन वाला, यानी कि अगर हम फैमिली लॉ में इन दो टॉपिक को, कौन से दो टॉपिक, एक तो आपके सामने डाइवोर्स वाला कंसर्न और एक आपके सक्सेशन वाला कंसर्न, चाहे वो हिंदू लॉ से जुड़ा हुआ हो चाहे वो आपके मोमडन लॉ से जुड़ा हुआ हो, इन दोनों पॉइंट को क्या कर लो, बढ़िया तरीके से डील है जो कर लो, दैट विल बी यूजफुल टू यू। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें क्या करनी लागू है जो करनी है। सर वन शॉट, देखो पहली बात तो है कि मैं वन शॉट लेता नहीं हूं। हमारे ही एक स्टूडेंट रहे हुए हैं, वो क्या करते हैं, फिजिक्स वाला पढ़ाते हैं, वो वन शॉट लेते हैं। मैं लेता हूँ एक क्लास खल्लास। आप गलत जगह पे गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, हमारे जो भूतपूर्व फैकल्टी थे वो वन शॉट लिया करते हैं और मैं लेता हूँ एक क्लास खल्लास। ऐसा बोलो कि सर आपकी खल्लास क्लास का पीडीएफ दे दो। हाँ ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर आपके सामने मेगा जी, आप मेरे को है ना क्या करना है, या तो पब्लिक ग्रुप पे आप सर्च कर लो, वहां पे आप मिल जाएगा आपको नेट लिंकिंग वाला ग्रुप, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सी, तो अब यहां पर आपके पास में ये आ गया इन्वायरमेंट वर्कर लॉ। इन्वायरमेंट लॉ के अंदर भी देखो, इन्वायरमेंट लॉ के अंदर भी बहुत सारे कानून आ रखे हैं। अब इसमें मोटा मोटी जो आपके लिए दो कानून सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से प्ले करते हैं, वो एक तो आपके प्ले करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको हम अम्ब्रेला कानून भी है जो कहते हैं, और दूसरा हमारे लिए काम करता है एनजीटी एक्ट। कौन सा करता है, एनजीटी। वो पॉइंट भी यहां से क्या होता है आपके, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सवाल लगभग लगभग इसमें से बनता ही बनता है। अब जैसे देखो इंटरनेशनल वाला मामला आप चले गए ना तो हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा, ये जितने भी कमीशन वाला पॉइंट है, कमीशन वाले पॉइंट से भी सवाल बनते हैं। तो मैं ये इतना चाहता हूं कि ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो आप क्या करना, वहां पे जाके इसको एक बार ऑब्जर्व करना, और शाम तक ये पीडीएफ आपके रिप्लेस भी हो जाएगी। आप उसके जो 6 यानी कि पिछले 10 जो रिक्रूटमेंट है उसको भी ऑब्जर्व करना। अभी मैं यहां पर आपको सीधा लेके चलता हूं पुराने 2024 जून के पेपर की तरफ। आपको याद है ना, कल हम लोगों ने तकरीबन 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो हमको सोर्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में और जानकारी मिली। ठीक है, नाउ समझिए। चलो भाई जतिन जी, आप क्लास में फोकस करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर हमारे पास में अभी है ना, स्टूडेंट लाइफ में हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, नेट एग्जाम कैसे निकालना है, बाकी सब जगह अपनी चीज आती जाती रहेगी। ठीक है, नाउ सी, अब देखो यहां पे आपके सामने इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन है जो पूछे। ये आपके सामने क्या रखा है कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस हमने कर लिया था। अब जरा इसको पढ़ो। न्यूसेंस इज द इंटरफेरेंस, न्यूसेंस इज द इंटरफेरेंस विद द पर्संस राइट रिलेटेड टू। तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है कि भाई उत्पात वगैरह, तो ये जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, विद द पर्संस राइट रिलेटेड। अभी सवाल कहां से आया, ये क्वेश्चन आपके कनेक्ट होता है लॉ ऑफ टॉट से। ये क्वेश्चन कहां से कनेक्ट होता है, आपके लॉ ऑफ टॉट से है जो होता है। ठीक है, तो वहां पर आपके सामने न्यूसेंस पोजीशन संबंधी होता है, लीव एंड लाइसेंस संबंधी होता है, यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड संबंधी होता है कि भाई आप अपनी जमीन का क्या नहीं कर पा रहे हो, इस्तेमाल है जो नहीं कर पा रहे हो, उसको यूज नहीं कर पा रहे वगैरह, उससे कनेक्टेड होता है ऑनरशिप। अब टॉट की थ्योरी से एक सवाल यहां से पूछा गया, यानी कि हमें टॉट की थ्योरी को अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी होता है। क्या करना होता है, टॉट की थ्योरी को अच्छे से कवर करना, समझना बहुत जरूरी है जो होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ रखा है। वैसे पता है न्यूसेंस है क्या, एक तो न्यूसेंस आपको क्रिमिनल कानून के अंदर दे रखा है, उसकी बात नहीं कर रहे अपन। जैसे मान लो आप आपके पास में कोई भी एसेट्स है, कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो। अब इंजॉय करना मतलब शांतिपूर्ण इंजॉय करना चाहते हो। अब पड़ोस के अंदर कोई बंदा जो है वो शादी वादी का बहुत बड़ा डीजे बजा रहा है ग्रेट साउंड के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो आपकी इस राइट टू एंजॉयमेंट को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं जो आपका न्यूसेंस होता है वो जमीन वगैरह के यूज को या एंजॉयमेंट को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो ये पॉइंट यहां से क्या होता है, आपके एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, सीपीसी का 91 आप कह सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप इसको मतलब जो है ना टॉट के एंगल से लेके चलो। सिविल रॉन्ग अपने आप में है, तो हाँ
उसमें सूट कौन सा फाइल कर सकते हैं अपन, तो आप कह सकते हो कि 91 का सूट आपके सामने आ सकता है, जहां पर अपन सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्ट एज पब्लिक न्यूसेंस, वो हम क्या करते हैं वहां पे डिले जो करते हैं। तो डेफिनेटली अब आपको इसको इंडियन पिनल कोड के 268 पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको सीआरपीसी में भी आपकी इसकी प्रक्रिया है जो दे रखा है, मेंशन कर रखा है, और सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 91 से भी इसका सेगमेंट दे सकते हो। अच्छा, लॉ ऑफ टॉर्ट में रेमेडी कहां दे रखी है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट की रेमेडी निकलती तो सिविल सूट से ही है। आपको क्या करना पड़ता है, टॉर्ट के लिए भी सूट ही करना पड़ता है, सूट फाइल करना पड़ता है, वहीं से आप कंपेंसेशन वगैरह क्लेम है जो करते हो। सामान्यतः टॉर्ट के केस में जो रेमेडी मांगी जाती है वो मांगी जाती है कंपेंसेशन, या फिर अगर कोई डैमेजेस हुआ है तो डैमेजेस, ये बात वहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। ओके, नाउ सी मूविंग अहेड। अब देखो ये आपके लिए थोड़ा सा एक टफ काम रहेगा, कौन सा वाला, दिस वन। अब यहाँ पे इस तरीके से लैंडमार्क जजमेंट का ऑब्जर्वेशन करना, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। अब मान लो अगर जजमेंट का आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें दिमाग लगा पाओगे, वरना मामला कनेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर एक हस्बैंड ने वाइफ को क्या कर रखा है, डेजर्ट कर रखा है, या वाइफ ने क्या कर रखा है, हस्बैंड को डेजर्ट कर रखा है, तो ये अपने आप में क्या बनता है, ग्राउंड बनता है। अब ये बात कहने वाला मामला था आपके विपिन चंद्र वाला मामला, कौन सा मामला था, विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती वाला। अब कुछ याद हो तो अप्लाई कर लो, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है कि विपिन चंद्र का मामला सपोज करो आपको पता है, किसका, विपिन चंद्र का कंसर्न जो है आपको जानकारी में है, लेकिन विपिन चंद्र का यहाँ पे का डाइजेशन है क्या, ये पड़ा, ये रहा डाइजेशन। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि डी पॉइंट का 1, अब देखो डी का 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। अब कई बार किस्मत खेलती है, कई बार नहीं खेलती है, तो अब इसमें आपके सामने 3 चॉइस है, तो यहाँ पर ये डिफिकल्ट हो गया। तो मेरा एक मतलब सजेशन कहेंगे आप लोगों से ये रहता है कि थोड़ा हो सके तो लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कम करने के बजाय बाकी चीजों पे आप थोड़ा फोकस ज्यादा रखो, क्योंकि वहां पे सर्टेनिटी ज्यादा है, वहां पे क्या है, सर्टेनिटी ज्यादा है। सरोज रानी वाला जजमेंट जो है, जैसे मान लो कि 23(1) इज नॉट अ बार टू फाइल ए पिटीशन सो एंड सो वगैरह वगैरह, तो ये यहां पर आपके लिए एक टफ काम रहेगा, यस, इस तरीके से। लेकिन फिर भी आप ये चीज जरूर देखो कि लैंडमार्क जजमेंट आया किसके संबंध में। ये चारों के चारों पॉइंट जो है वो कहेंगे किससे संबंध में आ रहे हैं, ये आपके हिंदू मैरिज एक्ट से आ रहे हैं, हाँ या ना। हिंदू मैरिज एक्ट के लैंडमार्क जजमेंट आपसे पूछे गए। अब दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि यार अगर मौका मिले तो हिंदू मैरिज एक्ट के मेरे को लैंडमार्क जजमेंट एक बार देख लेना है, ठीक है। और उसके अंदर भी क्या होता है, आपके एक तो वैलिड मैरिज का पॉइंट है और एक डाइवोर्स का पॉइंट है, तो उस पर हमें क्या करना है, दिमाग है जो लगाना है, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग अहेड। अब ये क्या चीज आ रखी है, अब यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब ये सवाल आपका कौन सा यूनिट है, ये यूनिट है यूनिट नंबर 10। ये कौन सा आ गया आपके सामने, यूनिट नंबर 10 है जो यहाँ पर आ गया। यूनिट नंबर 10 में आपको कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन चीजें दे रखी है, अगर याद रहे तो चीज ठीक है, नहीं तो इन चीजों में यूनिट 10 को मैंने पहले दिन कहा था, दिमाग इतना नहीं लगाना है। हाँ, जो पॉइंट हमसे जुड़ा हुआ है आसानी से याद हो सकता है वो ठीक, नहीं तो इसको बोलो। हाँ, एक चीज जरूर है कि मौका मिला ना तो आपके बीच में मैं एक बार ये डिस्कशन जरूर करूंगा कि जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट वगैरह का सेगमेंट रहता है, तो वैसा का वैसा यूके में क्या है, वैसा का वैसा साउथ अफ्रीका में क्या है, ये हम थोड़ा लेजिस्लेटिव एंगल से उस चीज को थोड़ा जरूर डील करेंगे। ओके, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में होता है प्रेसिडेंट असेंट। इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट असेंट। सबसे आखिरी में क्या आती है, प्रेसिडेंट की असेंट आती है कि नहीं आती है। तो यहां पर क्या होती है, यहाँ पे होती है रॉयल असेंट। तो देखो सबसे आखिरी में इन्होंने क्या कर रखा है, अच्छा सभी ऑप्शन में आखिर में भी है, ये देखो कल्याण हो जाए। यहाँ तो एक जगह तो मान लीजिए आपका थोड़ा अच्छे से क्या हुक एंड क्रुक लग रहा है, रॉयल असेंट सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी किसी बिल को पास करते हैं तो प्रेसिडेंट असेंट सबसे लास्ट में आता है, तो बी जो है सबसे एंड में होगा। और संजोग देखो आप, सारे ऑप्शन में बी क्या आ रहा है, यहाँ पर एंड में ही आ रहा है। सारे ऑप्शन में क्या हो रहा है, बी जो है एंड में आ रहा है। देखो कई बार बताया क्या चीज है, बढ़िया पढ़ाई करके जाता है ना, लगता है कि अच्छा ये याद है, ये तो होगा ही होगा, बट वहां पे वही चीज हमारे लिए क्या कर जाती है, गड़बड़ है जो कर जाती है। खैर लीव इट। देखो तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक आपको यूके की पार्लियामेंट में बिल पास करने की एक प्रक्रिया है। अब वो प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले बिल को क्या किया जाता है, रीडिंग स्टेज पे रखा जाता है। अब टॉपिक आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं। यूके की पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके सामने रीडिंग स्टेज होती है। नंबर 1, बिल को इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, जैसे अपन यहाँ पे भी पार्लियामेंट में बिल को पेश करते हैं ना, वैसे कि वैसे वो इंट्रोड्यूस करने वाली स्टेज है
कि बिल एक तरीके से क्या गया, इंट्रोड्यूस है जो किया गया। उसके बाद में फिर क्या किया जाता है, बिल को जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो कई बार अपोजिशन विरोध करता है तो हम उसको कमेटी के पास भेजते हैं। तो इनका भी क्या होता है, कमेटी स्टेज होती है सेकंड वाला। तो पहला बिल पेश किया, इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद में जरूरत पड़ने पर उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, तो यहाँ पे आपके सामने यूके की कमेटी स्टेज उसको भेजा इन्होंने, ठीक है। देर आफ्टर आपके सामने क्या हो रहा है, फिर वो कमेटी अपनी क्या करती है, रिपोर्ट देती है। कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है, रिपोर्ट है जो अपना दिया जाता है। फिर अगर कोई अमेंडमेंट है तो उसको कंसिडर किया जाता है, और फिर फाइनली क्या हो जाती है, असेंट है जो मिल जाती है। तो यूके की पार्लियामेंट के स्टेप क्या हुए, स्टेप 1 2 3 4 5। सबसे पहले वहां पे बिल को इंट्रोड्यूस करना, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग, ये इंडिया में क्या होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस करना। अच्छा, फिर क्या होता है, सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए किसी भी अपोजिशन के द्वारा उसको विरोध किया गया तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कमेटी को भेज देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो होती है। तीसरा कौन सा पॉइंट यहां पर आपके सामने आ जाता है, जैसे ये कमेटी के बाद कमेटी क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट है जो वहां पर देगी। कमेटी जो है आपकी रिपोर्टिंग वहां पर है जो करवाएगी, ठीक है। उसके बाद कमेटी ने जो सजेशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो फिर चौथा स्टेज आपका कौन सा हो गया, कि आप उसके अकॉर्डिंग बिल में अमेंड करते हो, और फाइनली आप क्या कर देते हो, वहां पे असेंट है जो दे देते हो। अब देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम उसको एक बार सीक्वेंस में देख लें तब तो हमारा काम है आसान। लेकिन एक बार या तो देख लो, और या फिर आप क्या कर लो, उसको एक साथ डिस्कस कर लो। अभी जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया, भगवान करे यूके पार्लियामेंट का ये सवाल एग्जाम के अंदर आ जाए, कि बताओ भाई क्या सीक्वेंस होगा, तो क्या हम गलत करेंगे, नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आए, हाँ या ना बोलो, यस और नो। यूके की पार्लियामेंट कभी किसी बिल को पास करती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है, ये पॉइंट समझ में आया, हाँ या ना। वेरी गुड। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना है। और मैं तो आपको देखो सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, मतलब तरीका बता रहा हूं, बढ़िया है कि नहीं वो आप डिसाइड करना। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग है ना इस टाइम के अंदर अगले 10 से 15 दिनों के अंदर जमकर जमकर क्या करो, एमसीक्यू सॉल्व आउट करो इस तरीके के। हाँ, उससे जुड़ा हुआ अगर आप कॉन्सेप्ट देख लोगे ना तो और मजा आ जाएगा। उससे जुड़ा हुआ अगर हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे, जैसे आपने यूके की पार्लियामेंट पढ़ी, अब आपको खलबली मची कि मैं साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट प्रोसीजर पढ़ेगा। आप गूगल पे गए और आपने साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में सर्च किया, तो हो सकता है कुछ न कुछ मिलेगा। चेक करना चाहते हो, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चलो, अब तुमने कह दिया है तो मैं तुमको लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। यहां पर मैं आपको एक चीज के ऊपर लेके जा रहा हूं, और वो क्या है, लाइव क्लास में ऐसा प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जो मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें आपके सभी स्टूडेंट के बीच में आपकी गजब बेइज्जती हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आप सब लोग अपने ही हो। यहां पे मैं सर्च कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब देखते हैं कुछ न कुछ तो मिल जाएगा, यहां पे कुछ है हमारे पास में। हाउ अ लॉ इज मेड इन साउथ अफ्रीका, हमने यूके का तो देख लिया, उत्तर आपके यूनाइटेड किंगडम का देख लिया। उसके बाद में क्या यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसा है जिसको आप ऑब्जर्व है जो कर सकते हो। 4 टाइप ऑफ बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, देखो हमारे यहाँ पर भी बिल तो होते हैं ना, मनी बिल अलग होता है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, ठीक है। एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, एक ऑर्डिनरी बिल जो राज्य को प्रभावित ना करे, ऑर्डिनरी बिल्स नॉट अफेक्टिंग द प्रोविंसेस, एक ऐसा ऑर्डिनरी बिल जो राज्य, प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत, राज्य। तो ये इन्होंने टाइप ऑफ बिल समझाया, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या कहीं पर भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे रखी है क्या, शाइनिंग द बिल इनटू लॉ, ठीक है। मेरे ख्याल से ऊपर कहीं पे कुछ आया था हमारे पास में, देखो ये रहा बेसिक लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इसको रीड आउट करते हैं, लेट्स सी। अ बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर, अ डेप्यूटी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री कमेटी। तो यहाँ पे पहली स्टेज कौन सी होगी, बिल को इंट्रोड्यूस करना, ये तो हमारे इंडिया में भी होता है। दूसरा, मोस्ट बिल आर ड्रॉन अप बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ रिलेवेंट मिनिस्टर, ठीक है। दिस काइंड ऑफ बिल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, ये भी चलो ठीक है। बिल इंट्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल एमपी आर कॉल्ड द प्राइवेट मेंबर्स बिल, ये भी हमारे इंडिया में भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर इससे पहले लॉ बने, बिल मस्ट बी कंसीडर्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सर्टेन बिल विच अफेक्ट द राज्य मस्ट मे बी इंट्रोड्यूस इन द एनसीओपी, ये वहां का क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ पीपल, ऐसा कुछ होता होगा।
ऑल अदर बिल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली। मतलब मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि इसकी प्रक्रिया भी काफी हद तक सेम है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर हमने अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर वो कहां से ले रखी है? अमेंडमेंट की प्रोसीजर कहां से ले रखी है बताइए मुझे। अमेंडमेंट की प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से ही ले रखी है। इसीलिए जब हम उसकी ये प्रक्रिया पढ़ रहे हैं ना, तो हमें बिल्कुल वो सिमिलर दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल 368 का कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से ही ले रखा है। इसलिए जैसे ही मैंने आपके सामने साउथ अफ्रीका का वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर देखा, तो लगभग क्या आ रहा है, एकदम मैचिंग आ रहा है। तो जैसा इंडिया में होता है वैसा का वैसा वहां पर भी होता है। हमारे यहाँ पर भी तो ऐसा है कि नहीं है? दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में पेश कर सकते हो। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो वो बात यहां पर भी आ रही है। कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी में इधर देखो, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी के अंदर आपके सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये जरूर थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखना। नाउ सी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट कौन सा है? तो यूके की प्रोसीजर आपने इस तरीके से ऑब्जर्व की। यूएसए की प्रोसीजर के बारे में भी आप क्या कर सकते हो, दिमाग है जो लगा सकते हो। क्या आपको भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? एक गोल जो है मारुति मौत का कुआं चल रहा है यहां पे। ओपन हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था। हमको क्या चाहिए? पेपर हम डिस्कस कर रहे थे तो उस पर वापस है जो आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो पुराने पेपर्स में से, क्योंकि देखो ये चीजें कांस्टेंट है, आप समझना। एक तो होता है कांस्टेंट और एक क्या होता है एक तरीके से मतलब बदलाव वाला। तो ये जो सवाल है ना आपके सामने, एक बड़े कांस्टेंट है कि बताओ इसकी क्या प्रोसीजर है, उसका क्या सेगमेंट है, वगैरह वगैरह। ओके, सो यहां पर मैं आ जाता हूं वापस नेक्स्ट पेज पे, जहां पर हमारा डिस्कशन है जो चल रहा था। ओके, तो ये पॉइंट जो है हमने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन है जो किया था इस बारे में। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है आज? मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं उसको कंप्लीटली, है ना, क्योंकि इतना टाइम ही लेता नहीं है। वेट अ मिनट। ओके, अब थोड़ा फास्ट है ना मामला। यस, तो अब ये हमारे सामने एक कंसर्न है जो आया, जिसको हमने भी डिस्कस किया था कि क्या क्या ऑर्डर जो है यूके में फॉलो किया जाता है। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं एक बार। अ पर्सन कैन बी पनिश्ड, एक व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, सजा है जो दे सकते हैं। कैन बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 369 ऑफ आईपीसी फॉर किडनैपिंग एबडक्शन अ चाइल्ड विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम द पर्सन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 369। जो बच्चा है वो कितने साल से कम का होना चाहिए? देखो आपके सिलेबस में सिर्फ आईपीसी है, ये तो आपको पता है ना। लॉ ऑफ क्राइम के अंदर ओनली आईपीसी इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसके बियॉन्ड ये लोग कुछ भी आपसे नहीं पूछ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, जहां तक हो सके जो जो सेगमेंट आपस में कनेक्ट हो रही है। मैंने आपको कल भी कहा था आईपीसी का क्लास बढ़िया से देख लो, आपके काम की चीज है वो, है ना। यहाँ पे तो इसका आंसर 10 है, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूं कि इंडियन पीनल कोड में एज फैक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो उसको कवर कर लो। 3-4 एग्जाम्पल नंबर 1, 7 ईयर से छोटा बच्चा अगर कोई भी अपराध करता है तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। तो 7 ईयर आईपीसी में रिलेवेंट है। यस। अच्छा, 7 से 12 साल का बच्चा है इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का, अगर उसने कोई ऑफेंस किया तो ऑफेंस होता है? नहीं होता है। ठीक है, 10 साल वाला पॉइंट तो यहां पर आपके सामने आ गया। इसके अलावा अब नए कानून में तो हट चुका है, लेकिन पुराने कानून में था कि 20 साल 20 ईयर से कम उम्र के बच्चे को अगर आपने कोई ऑब्सीन मटेरियल सेल किया तो वो भी क्या होता है, ऑफेंस है जो होता है। किडनैपिंग और एबडक्शन के अंदर महिला लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लड़कियों के केस में उम्र है 18 साल और लड़के के केस में उम्र है 16 साल आईपीसी में। बीएनएस में तो दोनों को क्या कर दिया, बराबर है जो कर दिया। तो ये जहां कहीं पर भी एज वाले फैक्टर आ रहे हैं ना, दीज आर रिलेवेंट वन। ठीक है, इसको जरूर दिमाग में हमें रखना ही रखना। मूविंग अहेड, अब देखो अगला सवाल कौन सा है।
अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इनेक्ट। देखो आप है ना, ये सेकंड टाइम हमारे सामने आया है, ये दूसरी बार हमारे सामने एक सवाल आया है। इससे पहले भी इसी पेपर में एक सवाल आया था, याद है आपको, जो क्या कह रहा था कि भाई कानून का आप क्या करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करो, कि पहले कौन सा कानून आया था, बाद में कौन सा कानून आया। तो एक तो आप एक लिस्ट बना दो, क्या लिस्ट बना दो, कि जो भी आपके सिलेबस के रिलेवेंट कानून है, आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, आपके सिलेबस की जो भी रिलेवेंट एक्ट है, उस रिलेवेंट एक्ट का ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में हमने उनको क्या कर रखा है, इनेक्ट है जो कर रखा है, ये आपको वहां पे क्या करना है, अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर ही लेना। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के अंदर आपके सामने आ रखा है, तो इससे क्या होगा, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सवाल आपके नेट एग्जाम के अंदर इक्कादा आ ही जाता है। जैसे अभी तक सिर्फ 27 तक पहुंचे हैं, 2 सवाल आ चुके हैं। तो बेयर एक्ट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये आप एक लिस्ट बनाई दो, और उसके अंदर भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डीले जो करना है। तो ये काम आज शाम को क्लास खत्म होने के बाद कौन करके ग्रुप में डालता है, लेट मी नो। आप लोग है ना ग्रुप में बाकी के डिस्कशन के साथ साथ में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में कंटेंट शेयर करो, एक दूसरे की मदद करो। ऐसी सोच नहीं रखनी है कि अरे ये तो मुझसे आगे चला जाएगा, ये नेट निकाल देगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा मत रखो। सरस्वती का ज्ञान ज्ञान जितना बांटोगे उतना आगे क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है। हेलो नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो आपने देखा है उस सेशन में आपने कुछ नया है जो सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की क्लासेस जो हैं हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा गेन करना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। सिर्फ 899 की नॉमिनल कॉस्ट पे मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ 30 डेज डेली 4 आवर्स की डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट क्लासेस। किसके लिए? यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 के लिए। पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, लेकिन पेपर 2 को स्पेशली फोकस है जो किया जा रहा है। इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, और साथ ही साथ में मैं आपको एक स्टडी मटेरियल का किट भी अवेलेबल कराने वाला हूँ। सिंगल जो है आपका एक बुकलेट इसके अंदर आपको भेजा जाएगा। आप चाहें तो इसको linkinglosss.com की वेबसाइट पे जाके सिंपली अगर इस यूजीसी नेट की बुकलेट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस कोर्स के साथ में आपको ये फ्रीली अवेलेबल है जो करवाई जा रही है। तो इंतजार किस बात का, 30 डेज के अंदर अपना पूरा डेडिकेशन दे दीजिए। और आपको जैसे कोई भी वीडियो लाइव होता है ना, लाइव क्लासेस होगी, ध्यान रखना 30 डेज तक, तो उसके साथ साथ इनका रिकॉर्डिंग भी आपको 2 मंथ तक अवेलेबल है जो रहेगा। तो किसी कारण से नेट का एग्जाम 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे हो भी गया ना, तो आपका ये एक्सेस जो है वो आपसे नहीं डिटेक्ट है जो किया जाएगा। ओके, सो डोंट मिस इट, लेट एंजॉय यूजीसी नेट एट लिंकिंग ऐप। थैंक यू।